गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है जिनमें उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस सबके बीच नेतन्याहू का एक वीडियो उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी किया गया, जिसमें वो आम लोगों के बीच मुस्कुराते और हिब्रू में बात करते सुने देखे जा सकते हैं। यह 24 घंटे में नेतन्याहू का दूसरा वीडियो है। रविवार को भी इजरायली पीएम ने एक वीडियो जारी कर उन साजिशों का मजाक उड़ाया था जिसमें उन्हें मार दिए जाने का दावा किया गया था। नेतन्याहू के नई वीडियो में क्या दिखा? 90 सेकंड का एक और वीडियो पोस्ट किया गया है। 90 सेकंड के वीडियो क्लिप के साथ एक संदेश भी लिखा है जो उनके विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहने की कहानी करता है। लिखा है, दिशा निर्देशों का पालन करें और मिलकर जीतें। ऐसे बयान अक्सर जनता का मनोबल बनाए रखने और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए होते हैं। यरूशलेम हिल्स में लोगों से बात करते दिखे नेतन्याहू। इस वीडियो में उन्हें यरूशलेम हिल्स में आम लोगों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। वीडियो का माहौल और इजरायली पीएम के कपड़े देखकर यकीन होता है कि वे वहीं फिल्माया गया है जहां रविवार को पहला शूट किया गया था। नेतन्याहू उसी काफ़ी शॉप के पास है जहां पहला वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो में पीएम ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकलने के महत्व पर जोर देते हैं, धूप लेने की सलाह देते हैं। वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि सबसे नज़दीकी शेल्टर कहाँ है और ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। नेतन्याहू की मौत की अफवाह खारिज। इस क्लिप पर महिलाएं भी देखी जा सकती हैं जो पीएम के साथ तस्वीर खिंचा रही हैं। सहज अंदाज में नेतन्याहू लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच धूप का आनंद उठाएं। इसमें आगे चलकर वे रियल इसराइल की बात करते हैं। रविवार के वीडियो में नेतन्याहू ने मौत के दावों को अफवाह बताते हुए अपनी 10 उंगलियां गिनाई थी। नेतन्याहू को एक रेस्तरां में कॉफ़ी का ऑर्डर लेते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वो कॉफ़ी बनाने वाले बॉय से इन अफवाहों के बारे में पूछते हैं। नेतन्याहू ने वीडियो में कहा, मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे अपना देश पसंद है। दरअसल ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने नेतन्याहू के मौत की अफवाह उड़ाई थी। उसने अपनी बात की पुष्टि के लिए कहा था कि नेतन्याहू काफ़ी दिनों से सार्वजनिक तौर पर नहीं नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के एक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ बताया है और सबूत के तौर पर उनकी कथित तौर पर एक हाथ में 6 उंगलियां गिनाई थी। ये दूसरी खबर भी इसराइल से है। इसराइल ने आने वाले दिनों में ईरान में हमले तेज करने का ऐलान किया है। इजरायली सेना ने आने वाले 3 हफ्तों में ईरान में करीब 1000 ठिकानों पर हमले करने की बात कही है। इसराइल ने युद्ध के लिए आपातकाल बजट को मंजूरी दी है ताकि सैन्य साजो सामान खरीदा जा सके। इसराइल के इस प्लान से ईरान में युद्ध और तेज होने का अंदेशा पैदा हो गया है। बीते 17 दिनों से चल रही इस लड़ाई में पहले ही जान माल का भारी नुकसान हुआ है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने ईरान में कम से कम 3 हफ्ते 21 दिन और हमलों की योजना बनाई है। इस दौरान ईरान में 1000 से ज़्यादा टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इसराइल ने सैन्य खरीद के लिए $827 मिलियन के आपातकालीन बजट मंजूर किया है। इस रकम में से सुरक्षा खरीद और तत्काल जरूरतों के लिए किया जाएगा। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि इजरायली आर्मी ने अमेरिका को मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी होने की जानकारी दी है। सार ने कहा कि इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है और सेना के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कोई कमी नहीं है। इजरायली मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद से 13 मार्च तक ईरान ने इसराइल पर 250 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं बड़ी संख्या में ड्रोन भी दागे गए हैं। इजरायली अधिकारियों और आपातकालीन बचाव कर्मियों ने ईरान के हमलों में देश भर में 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अमेरिका और इजरायली गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से लगातार इसराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी की है। इन हमलों में ईरान में 1300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इनमें स्कूल पर हमले में 160 छोटी बच्चों की मौत भी शामिल है। ईरान में बड़े पैमाने पर इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया है। ईरान ने इसराइल में लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई जैसे पड़ोसी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी अपने हमलों का निशाना बनाया है। ईरान ने अपने ऊपर हमले के बाद होर्मुज जलजमरू मध्य भी बंद कर दिया है, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। इस समुद्री गलियारे का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश करते हैं। इसके बंद होने से भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है। होर्मुज जलजमरू मध्य ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ईरान के हमलों की वजह से जलजमरू मध्य में समुद्री यातायात तकरीबन ठप है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस समुद्री गलियारे को सुरक्षा देने के दावे किए हैं, लेकिन वह इसे सुरक्षित करने में अभी तक नाकाम है। आइए अभी ईरान के बारे में बात करें। ईरान ने 28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल पर करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इसराइल पर करीब 1000 ड्रोन भी दागे, जबकि इसराइल से उसका सीधा युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अभी संयुक्त अरब अमीरात पर 298 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और 1600 ड्रोन हमले किए हैं। यानी इसराइल से करीब 200 मिसाइल हमले ही कम यूएई पर किए गए हैं, जबकि करीब 600 ड्रोन ज़्यादा यूएई पर दागे गए हैं।
ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से सऊदी अरब पर सिर्फ 34 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और करीब 150 ड्रोन हमले किए हैं, जबकि सऊदी अरब का नाराज कर यूएई ने ईरान से मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए थे। अब इस कहानी के दूसरे पन्ने को खोलते हैं, जहां कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भारत पर लांछन लगा रहे हैं कि आखिर भारत ईरान पर हमले को लेकर ब्रिक्स का बयान क्यों जारी नहीं कर रहा है, जबकि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और ईरान ब्रिक्स की तरफ से बयान जारी करने को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। ईरान ने मार्च की शुरुआत से ही जहाज़ों पर हमले करके होर्मुज़ जलसंधि मध्य को ब्लॉक कर दिया था, जिससे 1000 से ज़्यादा जहाज़ों की आवाजाही में देरी हुई या उन्हें दूसरे रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस जलसंधि मध्य से आमतौर पर दुनिया का लगभग 20% समुद्री तेल, एलएनजी, उर्वरक, अनाज और अन्य सामानों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। ईरान के इस कदम से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू गई हैं। टैंकरों का किराया तेजी से बढ़ा है। शिपिंग कंपनियों ने जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भेजना शुरू कर दिया है, जिससे गंतव्य तक सामान पहुंचने में 10 से 14 दिनों की देरी हो रही है। भारत के लिए, जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए देरी नुकसान पहुंचाने वाला है। उर्वरक बाजार इस व्यवधान से परेशान है। गैस की कीमतों में भारी उछाल और शिपिंग में देरी की वजह से वैश्विक स्तर पर उर्वरक की लागत 20 से 30% तक बढ़ गई है। हालांकि भारत ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि खरीफ 2026 के मौसम से पहले उर्वरक का पर्याप्त भंडार मौजूद है और यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में अधिक है। समुद्री परिवहन के ब्लॉक होने की वजह से सप्लाई चेन पर इसका घातक असर पड़ा है। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश अपने खाद्य सामग्री का लगभग 70% हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से आयात करते हैं, जबकि भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों के अनाज, चीनी और वनस्पति तेलों के परिवहन फ्रेट की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था पर आएगा। ईरान ने करीब 1600 ड्रोन और करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए यूएई पर हमले किए हैं। ईरान और यूएई दोनों अब ब्रिक्स के सदस्य हैं। एक सदस्य का दूसरे पर सीधा हमला संगठन की एकजुटता और भरोसे को खत्म कर रहा है। ब्रिक्स मंच से भारत के बयान जारी नहीं करने के पीछे कुछ संभावित वजह हैं। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो सर्वसम्मति पर काम करता है। अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी ब्लॉक को एकजुट रखना है। ऐसे में ये युद्ध काफ़ी संवेदनशील हो गया है। ईरान और यूएई दोनों ही ब्रिक्स के नए सदस्य हैं। जब संगठन के दो सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हो तो किसी एक का पक्ष लेना ब्रिक्स के मूल ढांचे और उसके भविष्य पर सवाल खड़े कर देगा। वहीं यूएई भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत वहाँ से बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। यूएई भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेशक है। इसलिए भारत ना तो ईरान का पक्ष ले रहा है, न ही यूएई का। यदि भारत कड़ा रुख अपनाकर ईरान को नाराज करता है तो ईरान होर्मुज़ जलसंधि मध्य में भारतीय जहाज़ों या भारत आने वाले तेल टैंकरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में भारत ने हमेशा एक डी हाइफनेशन नीति अपनाई है, यानी भारत के रिश्ते इसराइल के साथ भी बेहतरीन है और अरब जैसे देशों के साथ, सऊदी अरब और यूएई के साथ भी मजबूत है, जबकि ईरान के साथ भी भारत के संबंध ऐतिहासिक संबंध हैं। इसलिए फिलहाल भारत कोई बयान जारी करने से बच रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.